आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 14 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। यमन के हूथीज ने सऊदी अरब के एयर स्पेस पर लगाया ताला। गजा में इस्राएली फौज का जुल्म लगातार जारी। जंग में कूदने को बेताब नजर आ रहा बेंजामिन नेतन्याहू। तीसरे दिन भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए बड़े हमले। ईरानी पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कर डाला बड़ा फैसला। बहरीन में ईरानी जासूसी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। आईसीसी को बंद करने की धमकी दे रहा अमेरिका, जापान फिक्रमंद। और यूक्रेन को फ्रांस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी और 16 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स देने का किया ऐलान। ये दिन कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर यमन से है। यमन के हूथीज ने सऊदी अरब की टेंशन बढ़ाने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान सऊदी अरब के एयर स्पेस को लेकर है। ये ग्राफिक प्लेट देख लीजिए, ये यमन के हूथीज की वार्निंग है। 14 जुलाई की शाम को हूथीज ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक नई वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जब तक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा घेराव खत्म नहीं किया जाता सऊदी का, तब तक एयरलाइंस उनकी वार्निंग को संजीदगी से लें, सीरियसली लें। हूथीज ने कहा है कि सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ान भरने से पहले कोई भी एयरलाइन हालात को ठीक से समझ ले, पढ़ ले। दोस्तों, ये वार्निंग ऐसे वक्त आई है जब एक दिन पहले सऊदी अरब ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद टेंशन और बढ़ गई। सना हूथीज के कंट्रोल वाले इलाकों की दारुल हुकूमत है। फिर हमले के बाद खबर आई कि रात में यमन के हूथीज ने भी सऊदी अरब की तरफ मिसाइलें दाग दी, जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथीज का कहना है कि अगर सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाएगा तो उसका असर सिर्फ यमन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सऊदी अरब को भी और बाकी एयरलाइंस को भी उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब ये एयर स्पेस लॉक करना क्या भला है? ये कह दिया गया है कि अगर इस एयर स्पेस में सऊदी अरब की तरफ एयर स्पेस में जो भी जाएंगे जहाज़ यमन के पास से, उन्हें हिट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कल सऊदी अरब के हमले के बावजूद ईरान का एक जहाज़ सना एयरपोर्ट पर उतरने में कामयाब रहा। इसके कुछ ही देर बाद हूथीज ने सऊदी अरब के साथ हुआ समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया। हूथीज ने कहा कि अब हम फिर से जंग वाले मोड में हैं और सऊदी अरब के खिलाफ हमले किए जाएंगे। जो महासरा, जो घेराव कर रखा है सऊदी अरब ने, अब वो टूट चुका है। दोस्तों, इस ऐलान के बाद हूथीज के कंट्रोल वाले यमन में आधी रात को जश्न का माहौल दिखाई दिया। लोग नाचते, कूदते, आतिशबाजी करते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सना समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए। कई जगह आतिशबाजी की गई और बड़ी तादाद में लोग इस ऐलान का वेलकम करते दिखाई दिए कि अब हमने जो ट्रूस थी वो ख़त्म कर दी। हूथीज के हिमायतियों का कहना है कि सना का घेराव अब टूट चुका है और अब सऊदी अरब के खिलाफ एक नया फेज़ शुरू हो गया है, जंग का फेज़। बात गजा की, फिर ईरान की खबरें। बहुत सी खबरें हैं। गजा में फ़लस्तीनी पहले ही बेघर हो चुके हैं। जो टूटे फूटे मकान जंग में बच भी गए थे, अब इस्राएली फ़ौज उन्हें भी एक एक करके उड़ा रही है। लोगों के सिरों पर अब छत नहीं, बल्कि उनके तबाह होते घरों की धूल और बारूद का धुआं मंडराता दिखाई दे रहा है। 14 जुलाई की शाम सामने आई तस्वीरों में कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फ़ौज गजा के शुमाल में बेत लाहिया इलाके के मगरबी मोहल्लों में बचे हुए रिहायशी मकानों को धमाकों से उड़ा रही है। सामने आए वीडियो में कई इमारतें ज़बरदस्त धमाकों के साथ मलबे में बदलती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, गजा में लाखों फ़लस्तीनी पहले ही अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। ऐसे में जो मकान अब तक किसी तरह खड़े थे, बच गए थे हमलों में, उनके भी ख़त्म होने का मतलब है कि लौटने वालों के लिए अब जगह कम पड़ती जा रही है। कोई जगह बची नहीं है। गजा में शायद किसी का एड्रेस बचे, किसी का पता बचे जहां कोई चिट्ठी जा सके। सब मलबा किया जा रहा है। अब ईरान की खबरें, कई बड़ी खबरें हैं। ईरान ने पिछले महीने हुए सीज़फायर के बाद से अब तक इसराइल पर एक भी हमला नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर ईरान को कुचल देने के लिए धमकी दे रहा है। लगता है वो जंग लड़ने के लिए बेताब है। क्या वो फिर से जंग में कूदना चाहता है या उसे ईरान की तरफ से किसी मुमकिन हमले की आहट मिल चुकी है? ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन खबर क्या कह रही है वो मैं जानता हूँ और आपको बताता हूँ। 14 जुलाई की शाम बेंजामिन नेतन्याहू का एक नया बयान सामने आया है जो अब सुर्खियां बन रहा है। उसका कहना था कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर एंड रेडी फॉर
each scenario, हर हालात के लिए। नेतन्याहू ने ईरान के लीडर्स को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन्होंने इसराइल पर हमला किया तो इस बार पहले जैसा जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि पिछले महीने 8 जून को इसराइल ने ईरान के जुनूबी हिस्से में मौजूद पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया था। उस वक्त इसराइल ने दावा किया था कि ये कार्रवाई ईरान की मिसाइलों के जवाब में की गई है। उसके बाद सीज़ फायर हो गया। फिर अमेरिका ने हमले के बाद में जब भी तो ईरान ने अरब मुल्कों पर हमला किया, इसराइल पर नहीं किया। अब जबकि सीज़ फायर के बाद ईरान की तरफ से इसराइल पर कोई नया हमला नहीं हुआ है, ऐसे में नेतन्याहू का ये बयान, ये धमकी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या इसराइल किसी नए टकराव की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है? अब जो आज हमले हुए कल रात से लेकर अब तक, उसकी खबर सुन लीजिए। आज लगातार तीसरी रात तीसरे दिन ईरान और अमेरिका के दरमियान सीधा टकराव हुआ। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे साफ हो गया कि जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। सीज़ फायर तो नाम का है। 14 जुलाई की बड़ी खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स किए। ये ताज़ा तस्वीरें हैं 14 जुलाई की, 13 और 14 की। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके साथी मुल्कों से जुड़े टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान की पिकेक्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़े हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जिसे ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर ठिकानों में से एक माना जाता है। हालांकि इसे न्यूक्लियर ठिकाना कहते नहीं है कोई, लेकिन माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी टारगेट्स पर हमला किया। ईरान ने यूएई से जुड़े 2 जहाज़ों पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया, जिनमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, वो इंडियन था। दोस्तों, अब साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर शुरू हुआ टकराव पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी पूरे रीजन में अमरीकी असर को चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है। यानी हालात पहले से कहीं ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और जंग रुकने के बजाय लगातार फैलती दिखाई दे रही है। आप देख रहे थे अमरीका और ईरान दोनों के हमलों की तस्वीरें। अब कुछ और खबरें लेते हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सर, ये बड़ी खबर है। 14 जुलाई को 180 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अब अमेरिका के साथ समझौतों और नरमी का दौर ख़त्म हो चुका है। यानी एक तरीके से क्या डील के ख़त्म होने की बात कही जा रही है। पार्लियामेंट ने कहा, ईरान की पार्लियामेंट ने कहा कि अब ईरान अपनी पॉलिसी नए तरीके से आगे बढ़ाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को भी एजेंडे में शामिल कर लिया है ईरानी पार्लियामेंट ने। बयान में ईरानी फ़ौज को पूरा सपोर्ट देने की बात भी कही गई पार्लियामेंट की तरफ से, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान अपने हक़ के मुताबिक कार्रवाई कर सके। यानी ईरान की पार्लियामेंट, ईरान की हुकूमत का पैगाम साफ है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई देगा। ये सब क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में बात क्यों हुई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात कहा कि हम हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करेंगे, फ़ीस भी वसूलेंगे, सिक्योरिटी देंगे जहाज़ों को, 20% टैक्स लेंगे। तभी ईरान की तरफ से ये सरगर्मी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी का डंका पीटने वाले अमेरिका को अब ईरान ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। 14 जुलाई को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मोबाइल नेटवर्क्स को हैक करके अमरीकी फौजियों और उनके लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन ट्रैक कर ली। आप तो कहेंगे हेडलाइन में खबर खुली नहीं। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मोबाइल नेटवर्क्स और दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मालूम करने की कोशिश की कि अमेरिका के अफसर और फौजी कहाँ मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस खबर के सामने आने के बाद अमरीकी कानून साजों में फ़िक्र बढ़ गई है। उनका कहना है कि मोबाइल रोमिंग सिस्टम और स्मार्टफोन से जुड़ी एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिकी मिलिट्री की लोकेशन ट्रैक करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक महदूद नहीं रही, बल्कि साइबर दुनिया में भी अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान ने वाकई अमरीकी फ़ौजियों की लोकेशन ट्रैक कर भी ली तो उसके नतीजे में हासिल क्या हुआ? क्योंकि हालिया हमलों के दौरान ना तो किसी अमरीकी फ़ौजी के मारे जाने की कोई खबर सामने आई और ना ही ईरान ने अब तक ऐसा कोई सबूत पेश किया है जिससे ये साबित हो सके कि इस साइबर ऑपरेशन से उसे कोई मिलिट्री फ़ायदा भी मिला है।
सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सवाल व्यूअर्स पूछते हैं, कर भी लिया तो क्या हुआ, सवाल हमने पूछ लिया है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक और इंडियन सीफेरर की एक नाविक की मौत के बाद इंडिया ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, बुलाया है, लताड़ा है। 14 जुलाई की शाम को इंडिया ने ईरान के डिप्टी एम्बेसडर को तलब करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कल 2 तेल के जहाज़ों पर हुए हमले में एक और सीफेरर की जान चली गई। वो इंडियन था, जबकि कई दूसरे लोग जख्मी हुए हैं। दोनों जहाज़ यूएई के हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले भी इसी इलाके में हुए एक दूसरे हमले में इंडियन सीफेरर्स की मौत हुई थी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ता टकराव अब सीधे इंडिया के लोगों की जान ले रहा है और नई दिल्ली की हुकूमत अब इस मामले पर सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। बहरीन ने ईरान से जुड़े बताए जा रहे एक जासूसी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 14 जुलाई को आई रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बहरीन के पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इन लोगों को ईरान की IRGC के साथ मिलकर काम करने और दुश्मनी वाली एक्टिविटीज़ में मदद करने का कसूरवार पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन का दावा है कि ये लोग IRGC और उससे जुड़े लोगों के साथ मिलकर मुल्क के अंदर ऐसी सरगर्मियों में शामिल थे जिन्हें बहरीन अपनी कौमी सिक्योरिटी यानी नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ मानता है। हालांकि ईरान की तरफ से फ़िलहाल इस मामले पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमेरिका की तरफ से कल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC को ख़त्म करने की धमकी दी गई थी। ये खबर ईरान के हमलों के शोर शराबे में दब गई थी, लेकिन अब जापान ने इस धमकी पर फिक्र का इजहार किया है। 14 जुलाई को जापान की हुकूमत ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर ICC और अमेरिका दोनों के साथ करीबी तौर पर बात करेगी। दोस्तों, ये मामला तब गर्म हुआ जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ICC को ईंट दर ईंट ख़त्म कर देगा, बिल्कुल जड़ से। अमेरिका का कहना है कि ICC उसकी खुद मुख्तारी और उसके फ़ौजियों के लिए ख़तरा बन रही है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ हुकूमत, पूरी हुकूमत मिलकर कार्रवाई करेगी। ये वही ICC है जिसने अमेरिका के दोस्त वॉर क्राइम्स के मुलजिम बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट निकाला है गिरफ्तारी को। अमेरिका ने कहा रद्द कर दो, नहीं, ठेस लग गई, हमारी बात को मना कर दिया। फ़िलहाल इसकी वजह कुछ और भी है, लेकिन ये भी एक मैटर था जो चर्चा में रहा, इसकी बताती। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, यूरोप की जंग अब सिर्फ हथियार भेजने तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब फ्रांस यूक्रेन को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी सौंपने जा रहा है। फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों ने ऐलान किया है कि पहली बार यूक्रेन को फ्रेंच डिज़ाइन वाले क्रूज़ मिसाइल, ग्लाइड बम और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर अपने मुल्क में ही बनाने का लाइसेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन अब सिर्फ फ्रांस से हथियार लेने पर बेस्ड नहीं रहेगा, बल्कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी ज़मीन पर इन हथियारों के प्रोडक्शन भी कर सकेगा। इसके साथ ही फ्रांस ने यूक्रेन को 16 राफेल फाइटर जेट देने का भी फैसला किया है। ये बड़े ख़तरनाक फाइटर जेट हैं। इससे यूक्रेन की एयरफोर्स की ताकत में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ये प्लान पूरी तरह से अमल में आता है तो ये यूक्रेन के लिए सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं, बल्कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को लंबे अरसे तक मजबूत करने वाला कदम साबित हो सकता है। यूरोप की रूस के खिलाफ पहली ढाल यूक्रेन ही है, उसे मजबूत करना पड़ेगा। इस फैसले से साफ इशारा मिलता है कि फ्रांस अब यूक्रेन की फौजी मदद को एक नए लेवल पर ले जा रहा है और यूरोप की बड़ी ताकतें जंग को सिर्फ मौजूदा मोर्चे तक नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की स्ट्रेटजिक तैयारी के तौर पर भी देख रही हैं। इस शो में इतना ही। खबरें तो और दी जा सकती थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देखते। मेरे दोस्त कहेंगे हम आखिर तक देखते हैं, आपकी बात ही नहीं हो रही है। आप तो मेरे यहाँ पर हैं, सर पर हैं, आपको यहाँ बैठाता हूँ जो आखिर तक वीडियो देखते हैं। बहुत से हैं जो एवरेज आता है टाइम कि आधा भी नहीं देखा, वो लोग लाखों लोग हैं, लाखों की तादाद में वीडियो आपकी दुआ से चलते हैं। उन्हीं से गुजारिश है, ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिन्होंने कर रखा उनसे नहीं कह रहा। चैनल आपका है, खबरें साफ़ सुथरी लगती हों, बेटे के साथ बाप के साथ बैठ के आराम से बिना कानों पे उंगली रखे देख सकते हो, कोई गाली ना सुनाई देती हो और ख़बर ख़बर की तरह लगती हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिए खबर खबर है।
نہ کسی کا ڈھول نہ کسی کا شور. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے, خوش رہیے.